दोस्तों, मैं हूं अक्षय नंदावंशी और ये है मेरा चैनल टेक्निक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मेटल कास्टिंग पर आए हुए कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे जो कि रिपीटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में। इसके पहले की जितने भी वीडियोस है उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना कभी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है द पर्पज ऑफ चैपलेट्स इज। चैपलेट्स का पर्पस पूछा है क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन देख लीजिए, जस्ट लाइक चिल्स टू इंश्योर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड एफिशिएंट वेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी, टू सपोर्ट द कोर्स। या ऑप्शन नंबर डी, टू जॉइन लोअर एंड अपर पार्ट ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स। दोस्तों, इसमें से चैपलेट का जो मेन यूज होता है वो होता है टू सपोर्ट द कोर्स। कोर जो हैंगिंग पार्ट होता है हमारे कास्टिंग में, जो कि इंटरनल कैविटी प्रोड्यूस करने के लिए हम कोर को यूज करते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? चैपलेट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी, द पर्पज ऑफ चैपलेट इज टू सपोर्ट द कोर्स। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कास्टिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है कास्टिंग प्रोसेस नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, कार्टेज प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रूजन प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी, सेमी सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। या ऑप्शन नंबर डी, स्लश प्रोसेस। दोस्तों, इनमें से जो एक्सट्रूजन है, जो ऑप्शन नंबर बी है, वो कास्टिंग प्रोसेस नहीं है। एक्सट्रूजन कौन सी प्रोसेस है? मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। एक्सट्रूजन इज अ सिंपल कॉम्प्रेसिव मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। इससे क्या होता है, एक वायर टाइप की रॉड या फिर हम मेटल चीजों को बना सकते हैं एक्सट्रूजन से, जिसके अंदर मोल्टन मेटल को पुश या पुल किया जाता है और डाई के थ्रू हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी कास्टिंग प्रोसेस नहीं है, उसका आंसर है बी, एक्सट्रूजन। कास्टिंग प्रोसेस नहीं है। बाकी की जो 3 है वो कास्टिंग प्रोसेस है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा है द टेपर प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड क्लीन विड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड इज कॉल्ड एज। जो कि टेपर्ड हम प्रोवाइड करते हैं कास्टिंग के अंदर, जिसके वजह से हम इजिली जो हमारा मोल्ड बनता है उसको निकाल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, ए टेपर अलाउंस। ऑप्शन नंबर बी, ड्राफ्ट अलाउंस। ऑप्शन नंबर सी, डिस्टॉर्शन अलाउंस। या ऑप्शन नंबर डी, पैटर्न अलाउंस। दोस्तों, जो भी हम कास्टिंग बनाते हैं मोल्ड के अंदर, उसके इजीली और क्लीननेस विड्रॉल के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? ड्राफ्ट अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ड्राफ्ट अलाउंस कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा। द इनर सरफेस पैटर्न रिक्वायर्ड मोर ड्राफ्ट देन द आउटर सरफेस। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इनर सरफेस को जो होता है वो ज्यादा ड्राफ्ट प्रोवाइड करना पड़ता है रादर देन आउटर सरफेस। ये पॉइंट आपको एक याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा है सरफेस टू बी मशीन आर मार्क ऑन द पैटर्न बाय द फॉलोइंग कलर। जिस सरफेस को मशीन करना है वो कौन से कलर से मार्क किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ए ब्लैक कलर से। ऑप्शन नंबर बी, येलो कलर से। ऑप्शन नंबर सी, रेड कलर से। या ऑप्शन नंबर डी, ब्लू कलर से। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टू बी मशीन आर मार्क विद येलो कलर। देखो, कास्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोसेस होती है वो डिफरेंट कलर को रिप्रेजेंट करती है, और उन कलर का जो उपयोग होता है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो जो भी सरफेस को हमें मशीन करना है वो येलो कलर से डिस्क्राइब की जाती है। बाकी डिफरेंट प्रोसेस को जो डिफरेंट कलर होते हैं वो मैंने नीचे दे दिया है, आप उसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर पूछा है द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग इज। डाई कास्टिंग का मेन एडवांटेज क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, ए पॉसिबिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग थिक सेक्शन इन स्मॉल कास्टिंग। ऑप्शन नंबर बी, कास्टिंग ऑफ इंसर्ट्स इज पॉसिबल। ऑप्शन नंबर सी, वाइड टॉलरेंस आर पॉसिबल। या ऑप्शन नंबर डी, हाई प्रोडक्शन रेट आर पॉसिबल। दोस्तों, डाई कास्टिंग के वैसे तो बहुत से इंपॉर्टेंस है, पर उसका मेन एडवांटेज क्या है कि हाई प्रोडक्शन रेट जो है वो पॉसिबल होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आंसर नंबर डी। और दूसरे जो वेरियस एडवांटेजेस है वो मैंने नीचे दिए, आप वहाँ पे उसे देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा है द यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इज ऑब्टेन थ्रू आउट द मोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोल्डिंग मशीन। हमें जो यूनिफॉर्म सैंड थिकनेस अचीव करनी होती है मोल्ड के लिए, वो किस मशीन के जरिए से हम अचीव कर सकते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, डायफ्राम मोल्डिंग से। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रिपर प्लेट से। ऑप्शन नंबर सी, सैंड स्लाइगर से। या ऑप्शन नंबर डी, स्क्वीजिंग से। दोस्तों, इसका सही आंसर है सैंड स्लीगर। सैंड स्लीगर एक ऐसी मशीन है जिससे हम यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस ऑब्टेन कर सकते हैं। सैंड स्लीगर इज डन बाय थ्रोइंग सैंड इनटू द फ्लैक्स रैपिडली एंड विद ग्रेट फोर्स, जिसकी तस्वीर आप बाजू में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कास्टिंग डिफेक्ट। इनमें से कौन सा डिफेक्ट कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, ए हॉट टीयर्स। ऑप्शन नंबर बी, ब्लो होल्स। ऑप्शन नंबर सी, स्कैब। या ऑप्शन नंबर डी, डीकार्बोराइजेशन।
दोस्तों इनमें से डीकार्बोनाइजेशन जो है वो कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि डीकार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर से हम कार्बन रिमूव करते हैं सरफेस के ऊपर से। जैसे कार्बन जब हम प्रोवाइड करते हैं किसी प्रोसेस में तो उसे कार्बोनाइजेशन कहते हैं, वैसे डीकार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस है, वो कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आंसर नंबर डी। डीकार्बोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग कार्बन कंटेंट विच इज द अपोजिट ऑफ कार्बोनाइजेशन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है इन सैंड मोल्डिंग द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लास्क इज कॉल्ड। सैंड मोल्डिंग के अंदर जो निचला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, ए कोप, ऑप्शन नंबर बी चीक, ऑप्शन नंबर सी ड्रैग, या ऑप्शन नंबर डी फ्लास्क बॉटम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो कि आपको हमेशा से याद रखना है कि जो हमारी कास्टिंग होती है, कास्टिंग के अंदर जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोप कहते हैं। बॉटम का जो हिस्सा है उसे हम ड्रैग कहते हैं, और जो मिडल का हिस्सा होता है उसे हम चीक कहते हैं। क्वेश्चन में भी फिलहाल क्या पूछा है कि जो बॉटम मोस्ट पार्ट है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? फिर ड्रैग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द बॉटम मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ड्रैग। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द मेन एडवांटेज ऑफ शेल मोल्डिंग इज दैट। शेल मोल्डिंग का मेन एडवांटेज पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए मेटेलिक पैटर्न इज यूज्ड, ऑप्शन नंबर बी द मोल्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन नंबर सी थिन सेक्शन कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड, या ऑप्शन नंबर डी हाई प्रोडक्शन रेट इज पॉसिबल। दोस्तों शेल मोल्डिंग प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। इसका सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि इसमें हाई प्रोडक्शन रेट जो है वो इजीली पॉसिबल है। इसके अलावा इसके दूसरे भी एडवांटेजेस है, जैसे कि सरफेस फिनिश जो है वो दूसरे प्रोसेस से बहुत अच्छा होता है। डायमेंशनल टॉलरेंस जो होता है इसके अंदर बहुत एक्यूरेट होता है। इसके बाद में मशीनिंग की जो प्रोसेस है वो नई से होती है क्योंकि सर्फेस फिनिश बहुत अच्छा है। या फिर इसके बाद में जो लेस फाउंड्री स्पेस चाहिए इसके लिए, क्योंकि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता नहीं है। लेबर कॉस्ट भी इसमें लो है और इजीली ऑटोमेटेड हो सकता है। और दूसरी तरीके से हाई प्रोडक्टिविटी है, कॉम्प्लेक्स शेप भी हम इजीली बना सकते हैं, और वेरी फाइन थिन सेक्शन कैन आल्सो बी ऑब्टेन। तो शेल मोल्डिंग जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका मेन एडवांटेज क्या है कि हाई प्रोडक्शन रेट इज पॉसिबल है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद रखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट विड्रॉल ऑफ पैटर्न निकालने के लिए मोल्ड में से हम क्या करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, पैटर्न इज मेड स्मूथ, ऑप्शन नंबर बी वाटर इज अप्लाइड ऑन पैटर्न सरफेस, ऑप्शन नंबर सी अलाउंस आर मेड ऑन पैटर्न, या ऑप्शन नंबर डी ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अगर हमें पैटर्न को निकालना है मोल्ड में, हम उसे क्या करते हैं? हम उसे ड्राफ्ट प्रोवाइड करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट विड्रॉल ऑफ पैटर्न ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है परमेबिलिटी ऑफ ए फाउंड्री सैंड इज। फाउंड्री सैंड में परमेबिलिटी क्या होती है? ऑप्शन देख लीजिए, पोरोसिटी टू परमिट एस्केप ऑफ गैसेस, ऑप्शन नंबर बी फाइननेस ऑफ सैंड, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडर इन सैंड, या ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो परमेबिलिटी क्या करती है? परमेबिलिटी परमिट करती है एस्केप ऑफ गैसेस। मोल्टन मेटल जो मोल्ड में एंटर करता है वो कुछ गैसेस इमिट करता है। वो गैसेस अगर सही से नहीं निकल पाई तो वो हमारी कैविटी के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएंगे और डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट जो है वो पैदा करेंगे। अगर वो डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट से हमें बचना है तो हमें ऐसी सैंड को चूज करना होता है जिसकी परमेबिलिटी अच्छी हो। अगर हम फाइन ग्रेन्स यूज करेंगे तो उसकी परमेबिलिटी बहुत लो होती है, क्योंकि उसके अंदर गैसेस निकलने की जगह होती है, बहुत कम होती है। इसलिए हमें या तो कोर्स ग्रेन यूज करना है जिसकी परमेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, या फिर मीडियम टाइप की यूज करना है जिसके वजह से हमारे कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट पैदा ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा है कि परमेबिलिटी ऑफ ए फाउंड्री सैंड इज, वो क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सैंड दैट परमिट एस्केप ऑफ गैसेस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, परमेबिलिटी इज पुअर फॉर। परमेबिलिटी किसकी पुअर होती है? ऑप्शन देख लीजिए, ए फाइन ग्रेन्स की, ऑप्शन नंबर बी मीडियम ग्रेन्स की, ऑप्शन नंबर सी कोर्स ग्रेन की, या ऑप्शन नंबर डी राउंडेड ग्रेन्स की। दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया कि परमेबिलिटी क्या होती है, और परमेबिलिटी जो होती है फाइन ग्रेन्स की बहुत कम होती है, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा स्पेस नहीं होती है जो कि अलाउ करे गैसेस एस्केप करने के लिए। इसलिए परमेबिलिटी जो होती है फाइन ग्रेन की सबसे कम होती है, और कोर्स ग्रेन की जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। कोर्स ग्रेन क्या करती है कि परमेबिलिटी को इंक्रीज करती है, और फाइन ग्रेन क्या होती है? सबसे कम परमेबिलिटी वाली होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइन ग्रेन्स हैविंग लो परमेबिलिटी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा है श्रिंकेज अलाउंस इज मेड बाय। श्रिंकेज अलाउंस किस तरीके से बनाए जाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, ए एडिंग टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन, ऑप्शन नंबर बी सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन,
ऑप्शन नंबर सी, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल डायमेंशन एंड एडिंग टू इंटरनल डायमेंशन, या ऑप्शन नंबर डी, एडिंग टू एक्सटर्नल डायमेंशन एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इंटरनल डायमेंशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि श्रिंकेज होता क्या है। श्रिंकेज क्या होता है, जब हम मोल्टन मेटल को हमारी कैविटी के अंदर डालते हैं और जब वो सॉलिडिफाई होता है, तो सॉलिडिफाई होने के बाद में क्या होता है कि मोल्टन मेटल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। जब वो सिकुड़ जाता है तो हमें जो डायमेंशन चाहिए वो डायमेंशन अचीव नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना होता है कि कैविटी जो हमें चाहिए उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैविटी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम टॉलरेंस कहते हैं, और हमारा जो भी मेटल जुड़ने वाला है वो टॉलरेंस के अंदर सिकुड़ता है। तो श्रिंकेज क्या है, श्रिंकेज इज डिफाइंड एज द रिडक्शन ड्यूरिंग द कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। जो भी रिडक्शन होता है कूलिंग के प्रोसेस में उसे हम श्रिंकेज कहते हैं। तो श्रिंकेज अलाउंस जो होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, एडिंग टू एक्सटर्नल डायमेंशन एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इंटरनल डायमेंशन। ये ज़्यादा करके ये होता है हॉलो सरफेस के प्रोसेस के अंदर। ये हमेशा आपको याद रखना है कि श्रिंकेज अलाउंस किस तरीके से बनाया जाता है, एडिंग टू एक्सटर्नल डायमेंशन एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इंटरनल डायमेंशन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है मेटल पैटर्न्स आर यूज फॉर। मेटल पैटर्न किसके लिए यूज होते हैं। ऑप्शन ए स्मॉल कास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी लार्ज कास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रीसाइज एंड इंट्रिकेट कास्टिंग, या ऑप्शन नंबर डी लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग। तो मेटल पैटर्न किसके लिए यूज होते हैं, जो कि लार्ज स्केल के प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग होती है उसके अंदर मेटल पैटर्न यूज होते हैं। क्योंकि एक बार जो पैटर्न बन गया हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते, उसको बार बार रीयूज करते हैं, इसलिए मेटल पैटर्न यूज करते हैं जब भी हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है हॉट टीयर्स आर द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। ऑप्शन देख लीजिए, ए लोअर परमेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी लोअर ग्रीन स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी मोर फिन्स, या ऑप्शन नंबर डी रिस्ट्रेन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि हॉट टीयर्स किसके वजह से बनते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा है श्रिंकेज क्या है, ये सॉलिडिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर जब मेटल सिकुड़ता है उसे हम श्रिंकेज कहते हैं, और श्रिंकेज के वजह से ही हॉट टीयर्स बनते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा वो ट्रेंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि आपको पता है कि हॉट टीयर्स इज द डिफेक्ट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग causing the metal to fail by excessive high stress set up by solid shrinkage of metal। जब solidification process फॉलो होती है तब एक excessive high stress उसके ऊपर एक्ट होता है, जिस वजह से hot tears प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाउंड्री टूल। इनमें से कौन सा टूल जो है वो फाउंड्री टूल नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, ए रिडल, ऑप्शन नंबर बी आर्बर, ऑप्शन नंबर सी स्लिक, या ऑप्शन नंबर डी ट्रोवल। दोस्तों इनमें से जो आर्बर है वो फाउंड्री टूल नहीं है, बाकी की जो तीन है रिडल, स्लिक, या ट्रोवल, ये फाउंड्री टूल है। आर्बर एक्चुअली एक स्पिंडल टाइप रोटेटिंग टूल होता है जिसके ऊपर हम मिलिंग या कटर को इम्बेड करते हैं। आर्बर इज द मशीनिंग टूल। ड्यूरिंग द एंटायर कटिंग प्रोसेस इट ट्रांसमिट द रोटरी मोशन एंड टॉर्क ऑफ द स्पिंडल टू द कटिंग टूल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी की जो है वो फाउंड्री टूल है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है द साइज एंड शेप ऑफ द ग्रेन साइज अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। साइज और शेप जो होती है ग्रेन्स की वो कौन सी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है। ऑप्शन देख लीजिए, ए एडिशनेस, ऑप्शन नंबर बी पोरोसिटी, ऑप्शन नंबर सी रिफ्रैक्टोरिनेस, या ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंथ। तो साइज और शेप जो होती है ग्रेन की वो क्या अफेक्ट करती है, पोरोसिटी अफेक्ट करती है। पोरोसिटी मतलब जो परमेबिलिटी प्रॉपर्टी है उसको अफेक्ट करती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोर्स ग्रेन जो होती है उसकी हाई परमेबिलिटी होती है और फाइन ग्रेन की क्या होती है, लो परमेबिलिटी होती है। पर फाइन ग्रेन क्या करती है कि अच्छी सरफेस रेंज प्रोवाइड करती है। तो साइज और शेप जो कि होती है ग्रेन्स की वो किससे रिलेटेड है, वो पोरोसिटी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है द बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड यूज्ड फॉर मोल्डिंग इज। सिंथेटिक सैंड में जो बाइंडर यूज होता है मोल्डिंग के अंदर वो कौन सा होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए क्ले, ऑप्शन नंबर बी मोलासेस, ऑप्शन नंबर सी वाटर, या ऑप्शन नंबर डी बेनोटाइट एंड वाटर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाइंडर्स होते क्या है और उसका यूज क्या है। बाइंडर्स आर एडेड टू गिव कोहेजन टू द मोल्डिंग सैंड। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द मोल्डिंग सैंड टू एज रिटेन इज शेप एंड मोल्ड। बाइंडर्स क्या करते हैं कि कोहेजन फोर्स को और पक्का करता है। कोहेजन फोर्स मतलब क्या है, जो दो सेम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसे कोहेजन फोर्स बोलते हैं, और जो दो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसे एडिशन फोर्स बोलते हैं। बाइंडर कोहेजन फोर्स को पक्का करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है मोल्डिंग सैंड को कि वो उसका शेप और साइज जो है वो बरकरार रख सके, इसलिए हम बाइंडर यूज करते हैं। तो बाइंडर हम ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं, सिंथेटिक सैंड कंसिस्ट ऑफ सिलिका सैंड इज एडेड टू बेटोनाइट वाटर विच प्रोवाइड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। सिलिका सैंड को हम ज्यादातर बेटोनाइट वाटर के साथ में यूज करते हैं जो कि एक बेहतरीन बाइंडर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेटोनाइट वाटर इज यूज एज ए बाइंडर इन सिंथेटिक सैंड।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा है सीरियल्स आर एडेड टू मोल्डिंग सैंड टू इम्प्रूव द फॉलोइंग। सीरियल्स क्यों यूज होती है मोल्डिंग सैंड के अंदर? ऑप्शन देख लीजिए, ए पोरोसिटी इंप्रूव करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हॉट स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी एज हार्डनेस इंप्रूव करने के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रीन स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए सीरियल्स यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा है द वर्टिकल पैसेज ऑफ ब्रिंगिंग मोल्टन मेटल टू मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड एज। वर्टिकल पैसेज जो होता है जो कि मोल्ड को सप्लाई होता है और टॉप से बॉटम तक, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, ए राइजर, ऑप्शन नंबर बी स्प्रू, ऑप्शन नंबर सी रनर, या ऑप्शन नंबर डी गेट। जो वर्टिकल पैसेज होता है जो कि बेसिन से रनर तक का प्रोवाइड करता है मोल्टन मेटल को, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्प्रू कहते हैं। उसके बाद में जो भी मोल्टन मेटल वहाँ पर कलेक्ट हुआ है वो डिफरेंट वे से कौन प्रोवाइड करता है? वो रनर प्रोवाइड करता है। और रनर से जो मेन कैविटी है उसको कौन जोड़ता है? उसको गेट जोड़ता है। और राइजर क्या होता है? राइजर एक रिजर्वर है जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस मोल्टन मेटल है उसका फ्लो मेंटेन करने के लिए हम राइजर यूज करते हैं। तो वर्टिकल पैसेज को हम क्या कहेंगे? स्प्रू। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी, स्प्रू इज कॉल्ड एज द वर्टिकल पैसेज ऑफ बाइंडिंग मोल्टन मेटल टू द मोल्ड कैविटी। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने मेटल कास्टिंग के पार्ट 1 में देखे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।